Hello students, welcome to our new lecture number 1 based on topic General Principle and Isolation of Elements। तो आज से हम लोग मेटलर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का शॉर्ट नेम मेटलर्जी हम लोग बोलते हैं और एनसीईआरटी में चैप्टर का बहुत लंबा चौड़ा नाम दे रखा है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, तो चलिए मेटलर्जी में हम लोग देखते हैं। मेटलर्जी में एक्चुअल में चैप्टर में है क्या कि हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे from their combined form of ore। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं, कॉमन टर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स को देख लेंगे। इन कॉमन टर्म्स में सबसे पहला आता है मिनरल, द नेक्स्ट वन इज ओर, देन तो गैंग को ही मैट्रिक्स बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स, एंड देन फ्लक्स। तो सबसे पहली चीज आती है कि मिनरल क्या होता है। तो मिनरल क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स मिलते हैं फ्रॉम देयर कंबाइंड फॉर्म, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम उसका आइसोलेशन करते हैं जिससे हमें मेटल्स फॉर्म होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ऑल दोस मेटल्स which are obtained from the earth crust and are obtained by mining। then next आते हैं ओर की तरफ। ओर क्या होता है, तो वो मिनरल्स जो कि इकोनॉमिकली चीपर हो और इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल हो। तो ऑल दोस मिनरल्स व्हिच आर इकोनॉमिकली चीपर एंड फेवरेबल फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस इज कॉल्ड ओर। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेना चाहिए। सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी ओर हैं वो सभी मिनरल्स होते हैं, क्योंकि मिनरल्स एक तरीके से एक बड़ा सेट है और ओर एक छोटा सेट उसके अंदर का सबसेट है। तो आप कह भी सकते हैं ओर्स आर द सबसेट ऑफ मिनरल। तो जितने भी ओर हैं उनको हम मिनरल्स ही बोलेंगे, लेकिन सारे मिनरल्स को ओर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आता है गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है। तो गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है, ओर के साथ जो अर्थी इंप्यूरिटीज हैं जो कि एसोसिएट है किसके साथ, मेटल के साथ, उन्हीं को हम कहते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स के लिए लिख लेंगे the impurities which are associate with metal and are present in ore is called gang or matrix। और अब आते हैं हम अपने लास्ट फ्लक्स की तरफ। फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के काम में आता है। और किस तरीके की इंप्यूरिटीज, तो ओर के अंदर एसिडिक इंप्यूरिटीज या बेसिटीज को रिमूव करने के काम आता है। ओके, तो ये थे कुछ कॉमन टर्म्स। फ्लक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। फ्लक्स में इतना समझ में आ गया, वो केमिकल सब्सटेंस जो कि इंप्यूरिटीज को रिमूव करता है, एसिडिक या बेसिक इंप्यूरिटीज को। फ्लक्स दो तरह के होते हैं। फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 एसिडिक फ्लक्स। नंबर 1 इज एसिडिक फ्लक्स। अब ये एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, it is used to remove basic impurities from ore। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, तो एसिडिक इंप्यूरिटीज को रिमूव कराने के लिए बेसिक फ्लक्स और बेसिक इंप्यूरिटीज को रिमूव कराने के लिए एसिडिक फ्लक्स। तो सेकंड देखते हैं बेसिक फ्लक्स। अब ये बेसिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिक इंप्यूरिटीज। इट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिक इंप्यूरिटीज। तो इसको कहते हैं बेसिक फ्लक्स। जैसे एग्जांपल में मैं सिलिका की इंप्यूरिटी, ये SiO3 नाम का स्लैग बन जाएगा। आप FeO ले लो, SiO2 ले लो, FeSiO3 नाम का स्लैग बन जाएगा। अब बात करते हैं मेटलर्जी क्या होता है। व्हाट इज मेटलर्जी, एक ऐसा साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेस जिससे हम मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते
करते हैं फ्रॉम देयर कंबाइंड फॉर्म ऑफ कोर। तो लिख लेंगे, तो मेटलर्जी क्या है? द साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेस थ्रू व्हिच प्योर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कंबाइंड फॉर्म ऑफ कोर। इट इंक्लूड्स मेनली 4 स्टेप। तो मेनली 4 स्टेप्स वो क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये मेनली 4 स्टेप होते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, जिसे ओर पल्वराइजेशन भी कहते हैं, ओर ड्रेसिंग जिसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, टू ऑब्टेन क्रूड मेटल एंड ओर रिफाइन। ओके, नोट कर लेंगे। तो चलते हैं फ्लो शीट ऑफ मेटलर्जी पर, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमें टोटल पूरे मेटलर्जी चैप्टर में टोटल कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखेंगे ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रोसेस हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टेप नंबर 1 से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 स्टेप होते हैं मेटलर्जी में और रिफाइनिंग के लिए, तो टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो जरा देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो सबसे पहले आपको ये फ्लो शीट इस तरीके से बना लेनी है। ये एक फ्रेश पेज से अगर बनेगा तो ज्यादा बेटर है। और उस पूरे फ्रेश पेज में सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका ओर, देन पाउडर्ड ओर, देन कंसंट्रेटेड ओर, देन क्रूड मेटल एंड प्योर मेटल। अब उसी को ये स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कंप्लीट करते जाएंगे, कैसे आते जाएंगे। तो पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में देखिए क्या होता है। क्रशिंग जॉ क्रशर में होता है। जॉ क्रशर एक बड़ी बड़ी स्टेप मिल्स होती है, इस तरीके के बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर बिग लम्प्स ऑफ स्टोन्स ऑफ ओर को हम ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग जॉ क्रशर। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंडर में डालते हैं। तो ग्राइंडर कौन सा है, बाल मिल और स्टेम मिल। तो ये क्या करते हैं, हमें पाउडर बना के दे देते हैं, ग्रेवल्स का पाउडर बना के दे देते हैं। तो इस तरीके से हमें पाउडर्ड ओर मिल जाता है। अब आते हैं पाउडर्ड ओर से कंसंट्रेटेड ओर की तरफ। तो पाउडर्ड ओर से और कंसंट्रेटेड ओर की तरफ आना है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओर ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये ओर ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, इनमें से कोई भी एक स्टेप यूज कर सकते हैं जिससे हम पाउडर्ड ओर से कहां आ जाएंगे, कंसंट्रेटेड ओर। लेकिन ऊपर वाले में ये दोनों स्टेप यूज करने पड़ेंगे। पहले आपको बिग लम्प्स ऑफ स्टोन्स को ग्रेवल्स में कन्वर्ट करना होगा जॉ क्रशर, और फिर आपको ग्राइंडर्स की मदद से उसको पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पाउडर्ड ओर से कंसंट्रेटेड ओर आने के लिए ओर ड्रेसिंग में इनमें से कोई भी एक स्टेप यूज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्टेप आप यूज कर सकते हो। हर मेटलर्जी में अलग अलग प्रोसेस यूज होता है और डिपेंड करता है उसकी क्या कंडीशन है, उसमें किस टाइप की इंप्योरिटीज है, उसके बेसिस पे हम इनमें से कोई एक स्टेप यूज करेंगे, कोई एक प्रोसेस यूज करेंगे। तो इनमें कंसंट्रेटेड ओर में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो इसमें पहला आता है नंबर 1 फ्लोटेशन प्रोसेस, सेकंड आता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसे हम हाइड्रोलिक वॉश भी कहते हैं और लैविगेशन भी कहते हैं, थर्ड मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड फोर्थ मेथड इज लीचिंग। और ये डिपेंड करेगा कि इंप्योरिटीज कैसी हैं, ओर के अंदर मेटल की प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से हम कोई इनमें से एक स्टेप पर्टिकुलरली यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल आना है। तो इस स्टेप का नाम है टू ऑब्टेन क्रूड मेटल बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कैसे मिलता है हमें क्रूड मेटल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मदद से। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन में हमारे पास फिर से 2 स्टेप है, कोई एक ही स्टेप हम यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कोई एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन कराने के लिए। फिर आ जाते हैं हम रिडक्शन में। तो रिडक्शन में भी आप देख सकते हैं कई सारे स्टेप्स हैं, 4 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है टोटल। तो इन 5 प्रोसेस में कोई एक ही यूज करना है अपने को किसी पर्टिकुलर मेटलर्जी के लिए, और उनके नाम क्या क्या है। या तो हम रिडक्शन कर सकते हैं बाय कार्बन, या फिर रिडक्शन बाय एल्युमिनियम जिसे गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर रिडक्शन बाय हाइड्रोजन और वाटर गैस। हाइड्रोजन से भी होता है और वाटर गैस से भी रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन और वाटर गैस, सेल्फ रिडक्शन जिसे हम ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं, और स्मेल्टिंग। तो इनमें से पांचों में से कोई एक स्टेप अपने को यूज करना रहेगा रिडक्शन के लिए।
इससे हमें मिल जाता है क्रूड मेटल। अब क्रूड मेटल से हमें आना है प्योर मेटल की तरफ। तो क्रूड मेटल से प्योर मेटल को आने को ही कहते हैं ओर रिफाइनिंग। ओर रिफाइनिंग में दिए हुए 7 स्टेप्स हैं, 7 प्रोसेसेस हैं। इनमें से कोई एक यूज करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से प्रोसेस हैं। डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, कोलिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में वैन आर्कल्स मेथड और मल्टी प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और लास्ट में कॉलम क्रोमैटोग्राफी। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही का है, यहां पर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है। ओके, रिडक्शन में स्मेल्टिंग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और ये फ्लड फ्लोरेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, और लीचिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से इनको बार-बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, नोट कर लेंगे इसको जल्दी से। तो प्रोसेसेस पढ़ने से पहले हम और जो मेन इंपॉर्टेंट चीफ कोर है मेटल्स के, उन पर भी एक नजर देख लेते हैं। और आपको एनसीईआरटी में जितने भी कोर दिए गए हैं, मिनरल्स दिए गए हैं, आपको उनका फॉर्मूला और उनके केमिकल नेम अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि उससे कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। नीट में भी आने के चांसेस हैं और मेंस में भी आने के चांसेस हैं। तो हम लोग देखते जा रहे हैं मेन कोर ऑफ मेटल। तो कुछ चीफ कोर या इंपॉर्टेंट कोर ऑफ मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कॉपर, तो कॉपर का इंपॉर्टेंट कोर है, मेन कोर है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeH2, कॉपर पाइराइट। इसको चैल्कोपाइराइट भी कहते हैं, चैल्कोपाइराइट। मैं यहां पर सिर्फ मेन कोर बता रहा हूं, जिस कोर में उस पर्टिकुलर मेटल के पाए जाने की परसेंटेज ज्यादा है, तो मैं सिर्फ मेन कोर के बारे में बता रहा हूं। और भी बहुत सारे कोर हैं, वो आपको एनसीईआरटी से लर्न करने हैं। सिल्वर का कोर, तो सिल्वर का कोर है अर्जेंटाइट, और अर्जेंटाइट का फॉर्मूला होता है Ag2S। ठीक इसी तरीके से आयरन, आयरन का मेन कोर हेमाटाइट, और हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। एक बात और इंपॉर्टेंट, मोर परसेंटेज ऑफ Fe is found in magnetite, is found in magnetite। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट, और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। बट इंडिया में अपने हेमेटाइट ही ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से हम Fe2O3 को ही मेन कोर मानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लेड। लेड का मेन कोर है गैलीना, और गैलीना का फॉर्मूला होता है PbS। इसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेन कोर है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसी तरीके से आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम के बाद जिंक। जिंक का मेन कोर है जिंक ब्लैंड, जिंक ब्लैंड, और जिंक ब्लैंड का फॉर्मूला होता है Zn। ओके, इसके साथ साथ आप नोट करके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख देंगे। ओर ऑफ टिन, ओर ऑफ टिन एंड ओर ऑफ मरकरी, ये भी पूछा जाता है बहुत। तो टिन का ओर है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, जिसका फॉर्मूला होता है SnO2।
और इसी तरीके से मरकरी का है सिनाबार, जिसका फॉर्मूला है HgS। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट और इसके अलावा भी आपको कोर्स याद रखने हैं, कोर्स और एलॉयज दोनों ही, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है, पेपर में अगर आएगा कुछ इससे रिलेटेड तो वही आएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको कोर्स और एलॉयज एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उससे याद करना है। ओके, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और बता दिया। तो पहला प्रोसेस था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अब क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में कुछ खास पढ़ाने लायक नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लो शीट में ही बता दिया। क्रशिंग जॉ क्रशर में करते हैं, बिग लम्प्स ऑफ स्टोन्स को ग्रेवल्स में कन्वर्ट करने के लिए जॉ क्रशर का यूज करते हैं, और जो ग्रेवल्स बन जाती हैं उनको पाउडर डोर बनाने के लिए बाल मिल और स्टेप मिल का यूज करते हैं, यानी ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर का यूज करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेटेड और ओर ड्रेसिंग से, और अपना पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक बात आप पहले ही समझ लीजिए, जितने भी स्टेप्स या जितने भी प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ बेसिक कंडीशन है कि मेटलर्जी में वही प्रोसेस क्यों यूज किया जा रहा है। तो मेटलर्जी में तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए मेटलर्जी में किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, चाहे वो फ्रथ फ्लोटेशन हो, मैग्नेटिक सेपरेशन हो, लैमिनेशन हो, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो। कौन कौन सी वो तीन बातें हैं? पहला कि वही प्रोसेस क्यों यूज किया जा रहा है, उसकी बेसिक कंडीशन क्या है। दूसरा, प्रोसेस में क्या होता है। और तीसरा, ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में वो प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। तो ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो पहला आता है फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने पूरा फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस लिख दिया है, जितना भी इसमें लिखने वाला मैटर था ये पूरा लिख दिया है। एक्चुअल में रिव्यू क्लास और क्रैश कोर्स क्लासेस में इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीजें लिखूं और फिर आपको एक्सप्लेन करूं। ओवरऑल मुझे एक ही लेक्चर में मेटलर्जी पूरा कंप्लीट करना है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक होगा कि आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीजें लिखनी है, और पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, आपके लिए भी आसान काम है। और उतना ही मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आपको लिखना है तो मैंने भी पहले बैक कैमरा लिखी ही लिया है ये सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस है क्या? तो फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस तो और भी बहुत सारे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, ओर ड्रेसिंग में, जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग। बट फ्रथ फ्लोटेशन का जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फ्रथ फ्लोटेशन की बेसिक कंडीशन है। आखिर क्यों फ्रथ फ्लोटेशन ही मेटल में यूज करेंगे? हर मेटलर्जी में जो प्रोसेस यूज हो रहा है उसकी कोई ना कोई बेसिक कंडीशन जरूर है। तो आपको तीन चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। पहली चीज ये कि वही प्रोसेस क्यों यूज किया गया, उसकी बेसिक कंडीशन क्या है। दूसरी चीज की प्रोसेस में क्या होता है, और तीसरा ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में हम ये प्रोसेस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस ही क्यों यूज करते हैं, उसकी कंडीशन है द प्रोसेस इज अप्लाइड व्हेन, तो उसकी कंडीशन क्या है, when metal is lighter than the GaN particle। पहली चीज तो metal is lighter than the GaN particle, और दूसरा मेटल में ओर के अंदर मेटल के साथ साथ सल्फर की इंप्योरिटी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। अगर ये दोनों कंडीशनें किसी पे होल्ड करेंगी तभी किसी मेटलर्जी में, मेटल की मेटलर्जी के लिए होल्ड करेंगी, तभी हम फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई कंडीशन की। अब बात करते हैं प्रोसेस में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक आयरन रिटॉर्ट लेना है। आयरन रिटॉर्ट को की इनर लेयर को कोट कर लेना है, इनर लेयर की तरफ, और फिर उसमें वाटर ऐड करना है, उसमें पाइन ऑयल ऐड करना है, उसमें पाउडर्ड ओर यूज करना है, उसमें फ्रथ स्टेबलाइजर का यूज करना है, और उसमें कलेक्टर का यूज करना है, और एजिटेटर के थ्रू एयर पास करनी है, जिससे फ्रथ क्रिएट होता जाएगा, फोम बनता जाएगा। तो मेटल लाइट होने की वजह से फ्रथ के साथ ऊपर की तरफ आ जाएगा, और इंप्योरिटीज हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और इस तरीके से हम सल्फाइड की इंप्योरिटीज को रिमूव कर लेंगे और ज्यादा प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। ये प्योर मेटल का मतलब है 100% प्योर नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे प्रोसेसेस बाकी हैं, बट पाउडर्ड ओर से कहीं ज्यादा प्योर फॉर्म में आ गया है।
इसको आप इस तरीके से बना भी लेंगे, पाउडर डोर प्लस वाटर प्लस फाइन ऑयल, फ्रंट स्टेबलाइजर में एलिलीन या फिर क्रिजोल का यूज करेंगे, कलेक्टर में सोडियम या पोटेशियम एसिड का यूज करेंगे और एयर पास करेंगे थ्रू एजिटेटर्स। इससे अपने को मेटल विद फ्रथ ऊपर की लेयर पे मिल जाएगा और इंप्योरिटी सेटल हो जाएंगी ड्यू टू हैवीनेस। फाइन ऑयल का क्या काम है? मीडिएट फ्रथ स्टेबलाइजर, इट स्टेबलाइज फ्रथ, एनिलीन एंड क्रिजोल कैन बी यूज्ड। कलेक्टर का काम क्या होता है? तो कलेक्टर में हम सोडियम या पोटेशियम एसिड यूज कर रहे हैं और इसका काम है इट इंक्रीज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मेटल एंड फ्रथ। अब आता है एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, रोल ऑफ डिप्रेजेंट। तो ये डिप्रेजेंट क्या होता है, उसका काम क्या होता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिप्रेजेंट का मतलब क्या है? तो डिप्रेजेंट का मतलब है जो एक्टिव, जो रिएजेंट, द रिएजेंट व्हिच एक्टिवेट द फ्लोटेशन प्रॉपर्टी एंड व्हेन यूज्ड व्हेन ओर कंटेन सेवरल मिनरल्स। यानी कि ओर के अंदर रोल ऑफ डिप्रेजेंट का मतलब क्या है? कई सारे मिनरल्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है और एक्टिव करता है प्रॉपर्टी, फ्लोटेशन प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो एग्जांपल में मैंने गैलीना ले लिया। अब गैलीना का फॉर्मूला होता है पीपीएस और उसमें सफिशिएंट इंप्योरिटी होती है जिंक सल्फाइड की। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को अलग अलग कर दे, उसको हम यहाँ पर डिप्रेजेंट की तरह लेते हैं। हर मेटलर्जी के लिए, हर मेटल्स के लिए अलग अलग डिप्रेजेंट होते हैं। तो डिप्रेजेंट क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एक्टिवेट करता है फ्लोटेशन प्रॉपर्टी एंड इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सेवरल मिनरल्स। तो यहाँ पर सोडियम साइनाइड हम ले लेते हैं एज अ डिप्रेजेंट, एक्ट एज डिप्रेजेंट, और ये क्या करता है? जिंक सल्फाइड इंप्योरिटीज के साथ, जिंक सल्फाइड इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, Na2ZnCl4, सोडियम जिंक साइनाइड, सोडियम जिंक साइनाइड, और साथ में बन जाएगा सोडियम सल्फाइड। अब आप देख सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए 4 मोल सोडियम साइनाइड लेंगे तो 4Cl बैलेंस हो गया, 4Na2N2 सल्फर की बैलेंस और जिंक की। ओके, तो ये सॉल्युबल इंप्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सेवरल मिनरल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और लेड की मेटलर्जी में जिंक सल्फाइड की इंप्योरिटी इसी तरीके से रिमूव की जाती है। अब लास्ट पॉइंट बचता है कि ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में इसे यूज करते हैं, तो वो भी लिख लेंगे। दिस प्रोसेस This process is used in the metallurgy of copper, silver, lead, zinc, etc. तो ये था हमारा फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और लैविगेशन, जिसे हाइड्रोलिक वॉश भी बोलते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की कंडीशन क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब मेटल हैवियर, जस्ट फ्रथ फ्लोटेशन का उल्टा। फ्रथ फ्लोटेशन में क्या था? मेटल इज लाइटर देन द गैंग पार्टिकल, एंड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या है? मेटल इज हैवियर देन द गैंग पार्टिकल। और उसकी दूसरी कंडीशन है देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल एंड गैंग। ये दोनों कंडीशन लिख लीजिए। तो ये हो गई कंडीशन, मेटल इज हैवियर देन द गैंग पार्टिकल एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन मेटल एंड गैंग। नेक्स्ट आते हैं कि अब प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस देख लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है? अब की बात, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं मिल्फे वॉश टेबल का, तो इस तरीके से एक स्लैंटिंग टेबल होती है और यहाँ पर कुछ रिफिल्स लगे होते हैं, इनको रिफिल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हॉपर के थ्रू, इसको हॉपर बोलते हैं, हॉपर में हमारा पाउडर डो
ऑफ वाटर सप्लाई होता है। तो देखिए प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में हॉपर के थ्रू हम पाउडर डोर पास करते हैं, साथ में हाई करंट ऑफ वाटर भी सप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ रिफिल्स लगी हुई हैं और इन रिफिल्स से लोहे की छड़ें बोल सकते हैं एक तरीके से, इन रिफिल्स से टकराता है, हाई करंट ऑफ वाटर चलता है, इन रिफिल्स से हमारा जो मेटल है वो हैवी होने की वजह से यहाँ टकराकर यहीं पर आ जाता है और जितनी भी लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं और स्लर के फॉर्म में यहाँ मिल जाती हैं, कलेक्टर पॉट में कलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ परसेंटेज मेटल भी होगा, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमें फाइनली यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल मिल जाएगा और जितनी भी लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, कौन कौन से मेटल्स हैं जिन प्रोसेस में ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। प्रोसेस अप्लाइड इन द मेटलर्जी ऑफ, कौन-कौन से प्रोसेस हैं, कौन-कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। तो देखिए ये कौन-कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, ऐसे मेथड हैं जिनमें कौन-कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनमें हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो वो हो जाएंगे कॉपर, टिन, जिंक एक्सेट्रा, ये सब। तो अब आते हैं प्रोसेस अप्लाइड इन द मेटलर्जी ऑफ, आखिर कौन-कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनमें इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो उसमें आता है आयरन, जिंक, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा, नोट कर लेंगे। ये है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और अब आते हैं हम थर्ड प्रोसेस पे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की कंडीशन क्या है, ओर या ओर के अंदर मेटल या गैंग में कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। ओके, प्रोसेस में क्या होता है, तो प्रोसेस में देखेंगे एक लेदर की बैग से हमने ज्वाइन कर रखा है, दो कनेक्ट कर रखे हैं दो रोलर को, एक रोलर मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक रोलर है और ऊपर हॉपर में पाउडर डोर फिल है और उससे हम पाउडर ओर गिरा रहे हैं। एक तरफ का एंड हमने बंद कर रखा है ताकि उधर ना जाए और यहाँ पर रोलर के थ्रू ये बैग लगी हुई है रोलर पे और यहाँ से पाउडर ओर आ रहा है, ये डायरेक्शन में बना दे रहा हूँ, ये पाउडर ओर का डायरेक्शन है, पाउडर ओर का। अब जितने भी पार्टिकल्स ऐसे हैं जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पहले ही आ जाएंगे। ये मेटल भी हो सकता है और गैंग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्योंकि अपने को तो ऐसा कोई लेना है कंडीशन जिसमें कि मेटल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर दे या फिर गैंग पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर दे, ऐसा कोई भी चलेगा। सेपरेटिंग वॉल से हम इन दोनों को अलग-अलग करेंगे और जैसे ही ये मैग्नेटिक रोल यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर जितना भी पार्टिकल्स है जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा वो स्टार्टिंग में तो चिपका होगा इसी रोलर के थ्रू, लेकिन बाद में वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग-अलग कर लेंगे। ओके, अब आता है प्रोसेस अप्लाइड इन द मेटलर्जी ऑफ, आखिर कौन-कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। तो आयरन तो सबसे फेवरेट एग्जांपल है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आयरन में यूज करेंगे, टिन में यूज करेंगे और टंगस्टन में यूज करेंगे। टंगस्टन का ओर होता है FeWO4, तो टंगस्टन में यूज करेंगे। ओके, नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक लीचिंग की तरफ। लीचिंग प्रोसेस कब यूज करेंगे, तो लीचिंग प्रोसेस में एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर ओर के अंदर जो मेटल होगा वो किसी सुटेबल सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाएगा और इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल होंगी। तो लीचिंग प्रोसेस की कंडीशन लिख लेंगे, ओर इज सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट, नंबर 1, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन मोर कंसंट्रेटेड ore, एंड नंबर 3, impurities remain insoluble। तो ये तीन कंडीशनें आपको समझ में आ रही होंगी। ore is soluble in some suitable solvent, is used to obtain more concentrated ore, and impurities remain insoluble। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट और बॉक्साइट से हम लीचिंग कर रहे हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो बॉक्साइट इज द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम व्हिच कंटेन द impurity of SiO2 Fe2 होती है TiO2। अब हम करते क्या है लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम में इन दिस
this process powdered ore is concentrated with NaOH solution at this temperature 473 to 523। अब ये टेम्परेचर इतना याद कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आप एक नॉर्मली रेंज ध्यान रखिए 200 टू 250 टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ऐसे याद कर लीजिए। और 35 से 40 के बीच में प्रेशर रहेगा बार। Al2O3 लीच्ड आउट एट सोडियम एल्यूमिनेट नाम का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसा कि मैंने बोला था, तो टेबल सॉल्वेंट के साथ Al2O3 रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। Al2O3 NaOH के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और सिलिका की जो इम्प्यूरिटी है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाता है Na2SiO3। और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Al2O3 का हाइड्रेटेड क्रिस्टल मिल जाएगा। और उसको आफ्टर हम क्या करते हैं, हीट करेंगे, ड्राई करेंगे, फिल्टर करेंगे इस सब टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो हमें प्योर Al2O3 मिल जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये भी Al2O3 ये भी Al2O3 है। बॉक्साइट के अंदर जो Al2O3 है वो इम्प्योर फॉर्म है और ये प्योर Al2O3। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिसको हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं। गोल्ड और सिल्वर के लिए जो लीचिंग करते हैं उसी को हाइड्रोमेटलर्जी भी बोला जाता है। तो लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड में क्या है देखिए, अब की बार सिल्वर एक सुटेबल सॉल्वेंट NaCl सोडियम साइनाइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। और वो फिर अर्जेंटोसाइनाइड आयन मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि सिल्वर से भी ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, जिंक। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और सिल्वर यहाँ से अलग आ जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दी हुई रिएक्शन है, आप ऐसे समझ लें बिना आयन के फॉर्म में। तो जैसे Ag2 सिल्वर का ओर है, ओर ऑफ सिल्वर, ओर ऑफ Ag, ये सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बनाता है और सल्फर की इंप्योरिटी सोडियम सल्फाइड में के फॉर्म में अलग हो जाती है। इसके बाद सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंक साइनाइड बनाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। अब ये जो Na2S की इंप्योरिटी है ये O2 और वाटर के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 और NaOH और सल्फर अलग कर देती है। यहाँ आयनिक फॉर्म में थोड़ा कम समझ में आता है, तो उसी चीज को मैंने एग्जांपल प्योर ले लिया Ag2S के फॉर्म में, आप इसको नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो ऑब्टेन क्रूड मेटल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में आते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन में अपने को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ना है। और देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग लगभग एक ही जैसे हैं, बस छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो चीजों को, वो डिफरेंसेस को हम देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं दोनों प्रोसेस को एक साथ। सबसे पहले आते हैं रोस्टिंग में। रोस्टिंग प्रोसेस की कंडीशन क्या है, तो रोस्टिंग प्रोसेस कब यूज करते हैं, तो रोस्टिंग तब यूज करेंगे जब ओर में सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस एक्सेट्रा इन सब की इंप्योरिटी होंगी। और कैल्सिनेशन कब यूज करते हैं, कैल्सिनेशन तब यूज करेंगे जब ओर के अंदर वोलेटाइल इंप्योरिटीज, कार्बोनेट इंप्योरिटीज, इस तरीके की इंप्योरिटीज होंगी। आप दोनों ही देख सकते हैं कंडीशन। ओर कंटेन द इंप्योरिटीज ऑफ सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओर कंटेन द इंप्योरिटी, वोलेटाइल इंप्योरिटी, कार्बोनेट इंप्योरिटी। एक एक करके पढ़े पढ़ते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रेवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। हालांकि यही पॉइंट वहां पर भी लगेगा, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और रेवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। तो प्रोसेस में यहां पर भी लिख लेंगे आप, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और रेवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। बस डिफरेंस क्या है, वो मेन डिफरेंस यहां पर है। देखिए एयर पासिंग विंडो यहां पर क्या रहेगी, क्लोज, और यहां पर रोस्टिंग में एक्सेस में एयर पास की जाएगी। तो प्रोसेस क्या है, जो कंसंट्रेटेड और हमें ओवर ड्रेसिंग से मिल रहा था वो प्लस एयर, टेम्परेचर फर्नेस का मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। ऐसा करने पर हमें रोस्टेड ओर मिल जाएगा। और इंप्यूरिटीज का क्या होगा, तो वो वेपर्स बना के निकल जाएंगी, गैस के फॉर्म में निकल जाएंगी। तो सल्फर की इंप्यूरिटी SO2, आर्सेनिक की इंप्यूरिटी H2O3 के फॉर्म में, एंटीमनी की इंप्यूरिटी Sp2O3 के फॉर्म में, और फास्फोरस की P2O5 के फॉर्म में। अब अगर देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्शंस किस तरह से हैं। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ एयर एक्सिस में पास किया जा रहा है, SO2, H2O3, आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Sp2O3 और फास्फोरस P2O5 बनाता है। कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में यूज किया जाता है, तो आप रिएक्शन देख लेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। जिंक सल्फाइड में सल्फर की इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए रोस्टिंग किया गया। लेड सल्फाइड में लेड की इंप्योरिटी में लेड
एक्सोथर्मिक प्रोसेस और रेवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। बस यहाँ पर रेवर्बरेटरी फर्नेस में जो एयर पासिंग विंडोज हैं उनको क्लोज कर देते हैं कैल्सिनेशन के वक्त, और रोस्टिंग के वक्त उनको ओपन कर देते हैं और एक्सेस में सप्लाई करते हैं एयर। अब देखते हैं प्रोसेस में आगे क्या होता है। कंसंट्रेटेड और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, सिर्फ इन्हीं चीजों का अंतर है। यहाँ पर एक्सेस ऑफ एयर है और यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यानी O2 है। टेंपरेचर यहाँ पर भी मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इट विल गिव अस कैल्साइन डोन and the impurities of carbonate will convert into CO2, volatile impurities removed in the form of water vapor। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, वोलेटाइल इंप्योरिटी कार्बोनेट की इंप्योरिटीज रिमूव हो गई और ओर हमारा पोरस हो गया। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, कैल्शियम की मेटलर्जी में अगर हम ये यूज करेंगे तो कार्बोनेट की इंप्योरिटी CO2 के फॉर्म में चली जाएगी। ठीक इसी तरह से जिंक कार्बोनेट में भी जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बोनेट की इंप्योरिटी CO2 के फॉर्म में। वोलेटाइल इंप्योरिटीज किस तरीके से जाएंगी, जैसे Fe2O3.XH2O है तो ये XH2O अलग हो जाएगा और Fe2O3 अलग हो जाएगा। कैल्शियम का एक और है डोलोमाइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही होता है CaCO3 और MgCO3, तो डोलोमाइट को ये अलग अलग कर देगा पहले तो, और बाद में कार्बोनेट की इंप्योरिटीज को अलग करके ऑक्साइड बना देगा। तो ये कैल्सिनेशन कौन से प्रोसेस में मेटल्स की मेटलर्जी में यूज करते हैं, तो कौन से ऐसे मेटल्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। ये रिएक्शन से ही आपको समझ में आ गया होगा, इधर से ही मुझे समझ में आ रहा है कैल्शियम, जिंक, आयरन इन सब में यूज करते हैं। तो प्रोसेस इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ, नोट कर लेंगे, जिंक, आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा। ओके, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रिडक्शन। अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा, टू ऑब्टेन अ क्रूड मेटल बाय ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोगों ने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा, और अब हम क्रूड मेटल ऑब्टेन करेंगे बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, तो जो भी फ्लो शीट में मैंने आपको लिखाए थे वो सारे ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन रिडक्शन मेथड। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन दोज मेटल्स which can easily be reduced by carbon, that means coke, coal or coke, coke और coal, उसमें अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो अब आ जाते हैं प्रोसेस में। इन दिस प्रोसेस certain metal oxide react with coke or coal and heated at high temperature above the melting point of metal। पिछले ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में, चाहे रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन, वहां पर आप देखते थे कि रेवर्बरेटरी फर्नेस में प्रोसेस कराते थे और उसमें फर्नेस का टेम्परेचर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम रखते थे, उससे नॉन मेल्टेड इंप्यूरिटीज नहीं रिमूव हो पाती थी, यानी कि ऐसी इंप्यूरिटीज जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर या उससे ज्यादा हो। बट हम रिडक्शन में अब देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटर लिया जा रहा है, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा लिया जा रहा है। तो कंडीशन हो गया, प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस में किस टाइप के मेटल ऑक्साइड आते हैं, तो जैसे जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक मेटल अलग और CO2 गैस अलग, CaO ये भी कार्बन के साथ, कैल्शियम अलग, जिंक, लेड ऑक्साइड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ लेस रिएक्टिव मेटल,
वही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो Pb अलग, CO2 अलग, मरकरी HgO ये भी कार्बन कोक के साथ रिएक्ट करके Hg अलग और CO2 गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है। अब आते हैं प्रोसेस। ये प्रोसेस आखिर कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में यूज करते हैं? तो प्रोसेस अप्लाइड इन द metallurgy of process applied in the metallurgy of, तो वो कौन कौन से? तो फॉर एग्जांपल में ही आप देख सकते हैं जिंक, मरकरी, लेड एक्सेट्रा। ओके, नोट कर लेंगे इसे। तो चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। नंबर 2, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम को ही बोलते हैं गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस या गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। इसको थर्माइड प्रोसेस से भी बोलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन बाय कार्बन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? तो इसकी कंडीशन लिख लेंगे। दिस प्रोसेस is applied when metal oxide cannot be easily reduced by carbon and their melting point is high. तो प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहली चीज तो थर्माइट पाउडर क्या होता है, पहले तो आप ये समझे। थर्माइट पाउडर, थर्माइट पाउडर की बात कर रहे हैं। तो थर्माइट पाउडर का मतलब है एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3, 1 part of aluminium and 3 part of Fe2O3। इस मिक्सचर को थर्माइट पाउडर बोलते हैं। अब जैसा कि कंडीशन आप देख रहे हैं कि ऐसे मेटल जो कि कार्बन से इजीली रिड्यूस ना हो पाए और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, उनको रिड्यूस करते हैं बाय एल्यूमिनियम यानी गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस पे। ऐसे कौन कौन से मेटल हैं तो वो भी समझ लेते हैं। ऐसे मेटल्स हैं क्रोमियम और मैग्नीज। तो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है Cr2O3 और वो इस एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है Al2O3 और साथ में क्रोमियम अलग होता है। ठीक इसी तरीके से मैग्नीज Mn3O4 मैग्नीज का ऑक्साइड है और वो भी एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होकर Al2O3 बनाएगा और Mn अलग हो जाएगा। चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2Al की जरूरत होगी, तो Al2O3 और 2Cr अलग, और इसी तरीके से यहाँ पर Al2O3 लाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 8 लाएंगे और यहाँ पर 3, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा हमारा। ऑक्सीजन 3 4 12, तो यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन है और Mn कितने हो जाएंगे? 9 Mn हो जाएंगे। तो ये हो गई रिएक्शन। अब ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में यूज करते हैं, तो वो तो यहाँ लिखा ही हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। प्रोसेस अप्लाइड इन द metallurgy of, process applied in the metallurgy of, तो ऐसे कौन कौन से हैं तो उसको भी लिख लेंगे आप। क्रोमियम, मैग्नीज, तो ये है हमारा गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। तो थर्ड प्रोसेस की तरफ आते हैं, रिडक्शन बाय डाइहाइड्रोजन और वाटर गैस। तो रिडक्शन बाय डाइहाइड्रोजन और वाटर गैस
इनमें रिडक्शन कराना है तो इनकी क्या कंडीशन होगी देख लेते हैं। तो ऐसे मेटल्स जो कि कार्बन से इजीली रिड्यूस नहीं होते और ना ही वो एल्यूमिनियम यानी कि थर्माइट प्रोसेस से रिड्यूस होते हैं, तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन और वाटर गैस से रिड्यूस हो सकते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो कंडीशन में लिखेंगे this process is applied when metal cannot be easily reduced by carbon or any other active metal like aluminium, so it can be reduced by dihydrogen or water gas, dihydrogen and water gas। ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं तो उसकी प्रोसेस देख लेंगे। तो किसमें ऐसा होता है, सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा आपको, टंगस्टन WO3 ये H2 के साथ रिएक्ट करके टंगस्टन अलग कर देता है और H2O गैस अलग। तो इसी तरीके से निकिल ऑक्साइड वो वाटर गैस के साथ रिएक्ट करके CO+H2 को बोलते हैं वाटर गैस, इसके साथ कंबाइन होकर निकिल मेटल अलग, CO2 गैस और H2O गैस। तो निकिल और टंगस्टन की मेटलर्जी में ये प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेल्फ रिडक्शन एंड ऑटो रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन। अब इसकी क्या कंडीशन है, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फाइड ओर अपने ही ऑक्साइड ओर को रिड्यूस कर देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे मेटल्स के लिए हम यूज करते हैं सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। तो कंडीशन में लिख लेंगे अप्लाइड व्हेन सर्टेन मेटल सल्फाइड reduces प्रोसेस में क्या है देखेंगे। जैसे कॉपर का सल्फाइड Cu2S और कॉपर का ही ऑक्साइड Cu2, इसमें सेल्फ रिडक्शन होगा, मेटल का सल्फाइड अपने ही ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और ये कॉपर और SO2 गैस, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं 6Cu+SO2। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसी तरीके से लेड है PbS, PbO, तो Pb और SO2 3Pb, HgS और HgO, तो मरकरी अलग और SO2 गैस। तो ये सेल्फ रिडक्शन है। लेस एक्टिव मेटल्स के सल्फाइड में ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है कि वो अपने ही ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। प्रोसेस अप्लाइड इन द मेटलर्जी ऑफ कौन कौन से मेटल्स हैं ऐसे, तो यहीं पे लिखे हुए हैं
कॉपर, लेड, मर्करी, कॉपर, लेड, मर्करी। नोट कर लेंगे इसको। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब ये स्मेल्टिंग प्रोसेस की कंडीशन क्या है? एक्चुअली में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से सिर्फ वो इंप्योरिटीज रिमूव हो पाई थी जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम था, लेकिन अभी वो इंप्योरिटीज मेटल के साथ अभी भी एसोसिएट हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर या उससे ज्यादा है। हालांकि पूरे रिडक्शन में टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही लिया गया है, मोर देन द एमपी ऑफ द मेटल। अब लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि कार्बन रिडक्शन के थ्रू भी रिमूव नहीं होती, उनकी इंप्योरिटीज एल्यूमिनियम रिडक्शन के थ्रू भी नहीं हो रही है, हाइड्रोजन या वाटर गैस के थ्रू भी नहीं हो रही है। तो कुछ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं जो कि स्मेल्टिंग प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है और इसकी कंडीशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन क्या है, तो दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू रिमूव नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज। तो कंडीशन में लिख लेंगे, दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू रिमूव नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज। नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज का मतलब वो सभी इंप्योरिटीज जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल या फिर उससे ज्यादा है। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, टू रिमूव नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज whose melting point is greater or equal to the MP of metal. These metals cannot be reduced by carbon, aluminium, hydrogen or water gas. CO plus H2 को हम बोलते हैं water gas. Now process क्या है? This process is done in blast furnace. आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं blast furnace का डायग्राम बनाया हुआ है। In this process, roasted or calcined ore is mixed with coke and flux and hot gases to form molten layers. तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जो भी हमारे पास रोस्टेड या कैल्साइंड ore आ रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, कोक मिलाते हैं, एयर पास करते हैं, हॉट गैसेस के फॉर्म में कोक पास करते हैं और फ्लक्स को ऐड करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मॉल्टन लेयर्स मिलती हैं। एक होता है मॉल्टन मेट और एक होता है मॉल्टन स्लैग। मॉल्टन मेट का मतलब है प्योर मेटल और मॉल्टन स्लैग का मतलब है स्लरी, मतलब वेस्ट मटेरियल। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये इक्वेशन जैसे फॉर्म में बनाया है। तो रोस्टेड और कैल्साइंड ओर प्लस कोक प्लस फ्लक्स प्लस एयर, एयर का मतलब हॉट गैसेस से है, एंड टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस मस्ट बी ग्रेटर देन द एमपी ऑफ मेटल, देन वी गेट टू टाइप ऑफ लेयर, मॉल्टन मेट एंड मॉल्टन स्लैग। अब आप देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम में मॉल्टन मेट और मॉल्टन स्लैग कहां पर है, तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। और अब आ जाते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस पे। तो ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस के मेनली 3 सेक्शन होते हैं। तो कौन कौन से? नंबर 1 इज डबल कप एंड कोन सिस्टम, नंबर 2 इज बॉडी एंड वॉश। ये जो आप इस टाइप का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर डबल कप एंड कोन सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर चार्ज गिर रहा है, ओर, लाइमस्टोन एंड कोक। इसको चार्ज भी बोल सकते हैं, इसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ डबल कप एंड कोन सिस्टम ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, यहां से हमारा ओर पास होता है और इस डबल कप एंड कोन सिस्टम के बाद इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक को हम बॉडी एंड वॉश बोलते हैं और इसके नीचे मॉल्टन लेयर्स का जोन है, तो मॉल्टन जोन्स है। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस को। अब ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या क्या है? डबल कप एंड कोन सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लास्ट में आप देख सकते हैं 2100 केल्विन के आसपास टेम्परेचर बन रहा है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी मैनुअल ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ट्रॉली सिस्टम के थ्रू ओर आता है, चार्ज आता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर डबल कप एंड कोन सिस्टम। तो वेट की वजह से ये ओपन होता है इसका माउथ और चार्ज नीचे की तरफ आता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर 1770 केल्विन लग रखा है, फिर इसके बाद 1270 केल्विन, फिर 1570 केल्विन और लास्ट तक में 2100 केल्विन के आसपास जा रहा है, 2170 केल्विन के आसपास जा रहा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हॉट गैसेस हम पास करेंगे एयर के थ्रू
ट्रूयर्स के थ्रू हम एयर पास करते हैं ताकि यहाँ पर ब्लास्ट हो सके, और ब्लास्ट से जो गैसेस निकलती हैं उनके लिए एक एक्सहेल पॉइंट बनाया हुआ है। तो CO एंड CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड एक आउटर पॉइंट से निकल जाते हैं ये गैसेस, और यहाँ पर हमें फाइनली दो जोन मिल जाते हैं, एक मॉल्टेन स्लैग और एक मॉल्टेन मीट। ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है, और ये पर्टिकुलरली आयरन की मेटलर्जी का है ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि आयरन की मेटलर्जी में मेटल हैवी होता है और हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन होता है, और मॉल्टेन स्लैग लाइटर होता है तो स्लैग ऊपर की तरफ आता है। बाकी अगर आप कॉपर की मेटलर्जी देखेंगे तो मॉल्टेन मेट ऊपर होगा और स्लैग नीचे होगा। तो जितने भी लाइटर मेटल्स हैं उनमें मॉल्टेन मेट ऊपर होगा और मॉल्टेन स्लैग नीचे होगा, और आयरन की पर्टिकुलर मेटलर्जी में ऐसा हो रहा है कि मॉल्टेन मेट नीचे है। मेट का मतलब प्योर मेटल से है, मॉल्टेन मेट नीचे की लेयर में है और ऊपर की लेयर में मॉल्टेन स्लैग है। टेम्परेचर के बेसिस पे इस पूरे ब्लास्ट फर्नेस को हम 4 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे लोअर टेम्परेचर के लिए बोलेंगे रिडक्शन जोन, उससे हायर टेम्परेचर के लिए बोलेंगे हीट एब्जॉर्प्शन जोन या स्लैग फॉर्मेशन जोन, इसको मिडिल जोन भी कहते हैं, और उससे हाई टेम्परेचर के लिए हम बोलेंगे फ्यूजन जोन, और सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं कंबशन जोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर द होल ब्लास्ट फर्नेस इज कन्वर्टेड इनटू 4 पार्ट्स: रिडक्शन जोन, हीट एब्जॉर्प्शन जोन जिसे स्लैग फॉर्मेशन जोन कहते हैं, फ्यूजन जोन एंड कंबशन जोन। और पूरे ब्लास्ट फर्नेस को अगर हम पार्ट वाइज डिवाइड करें, उसकी स्टडी करना चालू करें, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: डबल कप एंड कोन सिस्टम, बॉडी एंड वॉश एंड मॉल्टेन लेयर्स। ओके, तो ये डायग्राम नोट कर लेंगे। तो ये ब्लास्ट फर्नेस हमने आयरन की मेटलर्जी को लेकर बनाया हुआ है, ये हमारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर आयरन की स्मेल्टिंग प्रोसेस की रिएक्शंस भी दी हुई है, तो वो नोट कर लेंगे और मेरे साथ साथ देखते जाएंगे। Fe2O3 ये ओर है, दिस इज अवर ओर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ कहां से रहा होगा, तो आप देख सकते हैं CaCO3 हमने लाइमस्टोन लिया, उसको हीट करने पे CaO और CO2 गैस मिलती है, और वो CO2 गैस कोक के साथ मिलकर CO बनाती है। तो वही CO गैस का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये CO और Fe2O3 मिलकर Fe3O4 मैग्नेटाइट बनाता है, आयरन का परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज होता है। ये तो ऑक्साइड है। नेक्स्ट आते हैं Fe3O4 CO के साथ FeO भी बनाता है, तो FeO बनाता है। ये दोनों रिएक्शन बड़े कंफ्यूजिंग है, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। CaCO3 किस लिए यूज करते हैं, CO को और CO2 को पाने के लिए। तो CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 आता है, और ये CaO इम्प्यूरिटी की तरह काम करता है, तो ये यहाँ पर हमारे लिए इम्प्यूरिटी की तरह काम करता है, इसीलिए हम ये फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स क्या करता है, इम्प्यूरिटी, बेसिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करके स्लैग बना देता है। फिर FeO CO के साथ कंबाइन होकर Fe और CO2 बनाता है, और ये Fe को ही हम बोलते हैं पिग आयरन। आयरन के 3 फॉर्म होते हैं: पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। फिर से लिख लीजिए, आयरन के 3 फॉर्म होते हैं: पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। सबसे वर्स्ट परसेंटेज होती है पिग आयरन में, स्पंजी आयरन होता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है कार्बन मिक्स करके, तो उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। फिर उसको बोलते हैं कास्ट आयरन, और हमारे आसपास जो आयरन के मटेरियल्स दिखते हैं उसमें ज्यादातर सब कास्ट आयरन ही होता है। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को बोलते हैं रॉड आयरन। जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो सभी रॉड आयरन के बनते हैं। ओके, आगे की रिएक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको। FeO और CO मिलके Fe पिग आयरन, कोक और CO2 मिलके CO बनाता है, C प्लस O2 मिलके CO2 बना सकता है, और FeO और C मिलके भी क्या होता है, Fe बनाता है। तो रिडक्शन बाय कार्बन किया जाता है, तो रिडक्शन बाय कार्बन के थ्रू ये Fe अलग हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो लास्ट स्टेप है फॉर द मेटलर्जी, रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो स्टेप नंबर 4 रिफाइनिंग ऑफ ओर की तरफ बढ़ते हैं, और रिफाइनिंग ऑफ ओर में पहली हेडिंग डाल देंगे आप डिस्टिलेशन। अब देखिए, डिस्टिलेशन और लिक्वेशन बिल्कुल 2 सिंपल से प्रोसेस हैं, और दोनों को एक साथ समझा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, आप देख लेंगे। कंडीशन क्या है डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब यूज करेंगे, लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। आप बस एक लाइन में याद रखिए, लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, और लो मेल्टिंग मेटल्स के लिए हम लिक्वेशन का यूज करते हैं। तो लो बॉइलिंग मेटल के लिए डिस्टिलेशन और लो मेल्टिंग मेटल्स के लिए लिक्वेशन। ओके, तो ये तो हो गई दोनों की कंडीशन। अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं,
लो बॉइलिंग मेटल के लिए कौन से मेटल्स होंगे? जिंक और मरकरी जैसे मेटल्स होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। प्रोसेस में क्या होता है? इस पूरे प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, पहले आप लिख भी लेंगे फिर मैं आपको बता देता हूं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन प्योर मेटल एज अ डिस्टिलेट। जो भी हमारा ओर है, इंप्योरिटीज है, जो हम पीछे के 3 स्टेप से लेकर आ रहे हैं, तो हम चौथे स्टेप में करते क्या है? यहाँ पर डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है? लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए यूज किया जा रहा है। तो मेटल को सबसे पहले क्या किया जाता है? हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, इवेपोरेट करते हैं और उनकी वेपर्स को कंडेंस कर लेते हैं एज अ डिस्टिलेट इन द प्योर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एक ये छोटा सा पॉइंट है जो कि ऊपर ही समझ में आ गया होगा, प्रोसेस अप्लाइड इन द मेटलर्जी ऑफ। तो कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं? तो जिंक एंड मरकरी। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस लिक्वेशन। लिक्वेशन की कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है उनके लिए लिक्वेशन यूज करते हैं। ऐसा कौन सा मेटल है? जैसे कि टिन, तो ये भी एग्जांपल में आ जाएगा टिन। इट इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ टिन। अब जरा प्रोसेस और समझ लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है? एक स्लोपिंग हर्थ पे इंप्योर मेटल को हम फॉल कराते हैं और जिससे कि इंप्योरिटीज, यहां पर देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल लो है, तो इसका मतलब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। यानी कि टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो मेटल तो मेल्ट हो जाएगा लेकिन इंप्योरिटीज मेल्ट नहीं होगी, और इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे। यहाँ पर यही लिखा भी है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस मॉल्टेन मीट इज अलाउड टू फ्लो ऑन अ स्लोपिंग फर्नेस ऑफ हर्थ। हर्थ का मतलब भट्टी से है, फर्नेस से है। ऑफ the low melting metal melt and flow down while the GaN particle does not. By this way metal is separate out from higher melting impurities। यानी वो impurities जिनका melting point high है उससे हम low melting point वाले अपने metal को separate out easily कर लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे, distillation and liquefaction। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस की कंडीशन क्या है? पोलिंग प्रोसेस कब यूज करते हैं? तो पोलिंग प्रोसेस हम तब यूज करेंगे जब क्रूड मेटल ऑब्टेन होने के बाद भी अगर मेटल में या ओर में ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज हैं। तो अगर ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज होंगी तो ऐसे में हम पोलिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। अब आखिर पोलिंग प्रोसेस में होता क्या है? पोलिंग प्रोसेस में आयरन रिटॉर्ट में जो ऑक्साइड ओर है उसको डाल दिया जाता है और उसके बाद ग्रीन लॉग ऑफ वुड या ग्रीन बम्बू जिसे कहते हैं, हरा बांस हिंदी में बोलते हैं, उसमें उससे क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली स्टिर करते हैं। अब वो कंटिन्यूअसली स्टिर करने से क्या होता है? वो ग्रीन बैम्बू हाइड्रोकार्बन रिलीज करता है और हाइड्रोकार्बन जो गैसेस हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरीके से मेटल के अंदर जो ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ये बहुत पुराना प्रोसेस है और ये कॉपर की मेटलर्जी में मेनली किया जाता था बेसिमराइजेशन प्रोसेस के बाद। ब्लिस्टर कॉपर जो मिलता था वो ब्लिस्टर कॉपर, तो पहले मैं आपको बता दूं ब्लिस्टर कॉपर के बारे में। तो जो ब्लिस्टर कॉपर मिलता था उसमें ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज हुआ करती थी और उन ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हमें पोलिंग प्रोसेस यूज करना होता है। अब ये ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? तो ब्लिस्टर कॉपर एक प्रोसेस है, बेसिमराइजेशन प्रोसेस। वहां पर हम कॉपर के सल्फाइड यूज करते हैं और कॉपर का सल्फाइड अपने ही ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, जैसा कि आपने सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन में पढ़ा था। बट उससे प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर कॉपर तो मिल जाता है 96% के आसपास, बट वहां पर ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज बहुत सारी होती है, वो 4% के आसपास। तो वो इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम बेसिमराइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो बेसिमराइजेशन प्रोसेस से हमें ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज मिला करती हैं, इसीलिए उस ऑक्साइड की इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम पोलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो चलिए देखेंगे। दिस प्रोसेस इज अप्लाइड व्हेन क्रूड मेटल कंटेन ऑक्साइड इंप्यूरिटीज लाइक ब्लिस्टर कॉपर इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रोसेस क्या है? मॉल्टेन मेटल स्टिर्ड विद अ ग्रीन लॉग ऑफ वुड और ग्रीन बैम्बू, इट रिलीजेस हाइड्रोकार्बन व्हिच रिड्यूसेस द ऑक्साइड इंप्यूरिटीज। ये भी बात मैंने आपको बता दी। द इंप्यूरिटीज एस्केप इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और इट फॉर्म्स कम विद द ओवर द सरफेस ऑफ मॉल्टेन मेटल व्हिच इज स्किम्ड ऑफ लीविंग बिहाइंड द प्योर मेटल। अब आप देखिए, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 और H2O बना देगा इस तरीके से।
अब लास्ट आता है प्रोसेस अप्लाइड इन द मेटलर्जी ऑफ, तो एक एग्जांपल तो मैंने लिख ही रखा है, कॉपर की मेटलर्जी में यूज करते हैं, आप लेड की मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं, आप मरकरी की मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हेडिंग डाल देंगे जोन रिफाइनिंग। तो देखिए जोन रिफाइनिंग आखिर होता क्या है, तो जोन रिफाइनिंग मेथड की कंडीशन क्या है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी मेटल की हाई परसेंटेज प्योरिटी चाहिए होती है। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स इस प्रोसेस से बनाए जाते हैं। प्रोसेस क्या है, तो कंडीशन तो मैंने आपको बताई, दिस मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन हाई परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मेटल। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर। किस तरीके के सेमीकंडक्टर, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा। ओके, अब प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस समझ लेते हैं। तो प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन द सॉलिड मेटल। यानी कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन द सॉलिड मेटल। यानी मेटल से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, इंप्यूरिटी। तो ये मेथड इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। In this method, impure metal cast into a thin bar. Now a circular mobile heater is fitted at one end of the bar, and the heater moves slowly along the bar, and the impurities pass to adjacent molten zone, while the pure molten metal get recrystallized. अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, हम जो impure metal है उसको एक थिन बार में कास्ट कर देते हैं, और उसको थिन बार में कास्ट करने के बाद उसके नीचे एक एंड पर एक सर्कुलर मोबाइल हीटर लगा देते हैं। अब वो सर्कुलर मोबाइल हीटर मूव भी करेगा और रिवॉल्व भी होगा। अब क्या है कि इसमें आपने पहले ही पढ़ा, जैसा कि प्रिंसिपल में इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट, तो मेल्ट में इंप्यूरिटीज ज्यादा सॉल्युबल हो रही हैं, जबकि मेटल जो सॉलिड मेटल है वो इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। तो इस तरीके से हम प्योर मेटल और इंप्यूरिटीज को अलग अलग कर लेंगे, और बाद में जो हमें प्योर मेटल लिक्विड फॉर्म में मिल चुका है, मॉल्टन फॉर्म में मिल चुका है, उसको हम रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे और फिर से एक बार में उसको कन्वर्ट कर देंगे रिक्रिस्टलाइज करके, और इस तरीके से हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो कौन कौन से मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी में ये प्रोसेस यूज होता है, तो वो यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप यही लिख लेंगे, प्रोसेस अप्लाइड फॉर द मेटलर्जी ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रोसेस है अपना वेपर फेस रिफाइनिंग। नाउ अब वेपर फेस रिफाइनिंग में क्या है, जोन रिफाइनिंग की बेसिक कंडीशन आपने देखी कि हाई परसेंटेज प्योरिटी चाहिए, तो फिर जोन रिफाइनिंग का यूज करेंगे। सेमीकंडक्टर्स मोस्टली बनाते हैं। वेपर फेस रिफाइनिंग की इसी तरीके से क्या कंडीशन है, तो वेपर फेस रिफाइनिंग हम तब करेंगे, सिर्फ उन मेटल्स के लिए करेंगे जो कि एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो पा जाए, और वो वोलेटाइल कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होने चाहिए, यानी कि आगे फर्दर हीट करने पर हाई टेम्परेचर पर वो फर्दर डिकम्पोज हो जाए प्योर मेटल में। तो होगा क्या कि जो हम केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए, उससे सिर्फ मेटल ही रिएक्ट करेगा, ओर के अंदर सिर्फ मेटल ही रिएक्ट करेगा, इंप्यूरिटीज नहीं रिएक्ट करेंगी। तो इस तरीके से जो मेटल होगा वो वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका होगा, और हम फर्दर उसको डिकम्पोज कर देंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इस मेथड में यही है कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्रूड मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड एंड देन द वोलेटाइल कंपाउंड गेट डिकम्पोज इनटू प्योर मेटल। The volatile compound should be not very stable, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो फर्दर वो डिकम्पोज नहीं होगा मेटल में, and it should be easily decomposable. अब वैन आर्कल्स मेथड में दो प्रोसेस आते हैं, मंड्स प्रोसेस और वैन आर्कल्स मेथड। तो वेपर फेस रिफाइनिंग के अंदर मंड प्रोसेस और वैन आर्कल्स मेथड रहता है। तो मंड प्रोसेस में निकिल के लिए किया गया है, तो निकिल कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनाता है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में 350 केल्विन की रेंज आप याद रखिएगा, 300 से 350, इतना ज्यादा शार्प याद कर पाना मुश्किल है, तो आप रेंज याद कर लीजिए 300 से 350, और उसको और हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल प्योर निकिल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इम्प्योर निकिल है तो, लेकिन कार्बोनिल के साथ तो सिर्फ प्योर निकिल ही रिएक्ट करेगा, तो इस तरीके से इम्प्योरिटी पहले ही अलग हो गई। वैन आर्कल्स मेथड में क्या होता है, तो वैन आर्कल्स मेथड जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जिरकोनियम की रिएक्शन आयोडीन के साथ रिएक्ट होके वो बनाता है जिरकोनियम आयोडाइड। अब ये जिरकोनियम आयोडाइड 1800 केल्विन पर जाकर फर्दर डिकम्पोज होता है और प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है। यहाँ लिख लेंगे आप प्योर मेटल,
तो ये प्योर जिरकोनियम में कन्वर्ट होता है, और ये कैसा है, ये इम्प्योर जिरकोनियम है। सेम इज इट, ऐसा ही टिटेनियम के साथ हुआ, टिटेनियम और आयोडीन के साथ मिलकर TiI4 बनता है, और TiI4 1700 केल्विन पर फिर फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, तो इस तरीके से हमें प्योर टिटेनियम मिल जाता है। ओके, नोट कर लेंगे दोनों प्रोसेस। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की क्या कंडीशन है? एक्चुअल में कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम रिफाइन करते हैं, तो उनका लास्ट स्टेज यही होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम हाई परसेंटेज ऑफ प्योरिटी 98 से लेके 99% प्योर तक हम ले आते हैं। कई में तो जैसे कॉपर में तो 99.5%, 99.95% तक भी प्योरिटी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, और हर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमें एक एनोड चाहिए, एक कैथोड चाहिए और एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो एनोड हम इम्प्योर मेटल का लेते हैं, पीछे के प्रोसेसेस से जो भी हमें मेटल मिला, क्रूड मेटल, उसका हम इम्प्योर एनोड बना लेते हैं। तो इम्प्योर मेटल का एनोड बना लिया जाता है, प्योर मेटल का कैथोड बनाएंगे। तो प्योर मेटल हम साथ में लाएंगे तो कैथोड के लिए, हालांकि उसका अमाउंट हम माइनर सा यूज करेंगे, पतली सी स्ट्रिप यूज करेंगे एज अ कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होगा। और यहाँ पर ये सेल रिएक्शन हम कौन सी यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर सेल रिएक्शन हम यूज करने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेटिंग होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस में क्या होता है। तो सेल रिएक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में ब्रेक होगा। अब यहाँ पर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो कैटायन और एनायन, तो एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। अब एनायन तो सल्फेट है, अगर यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेटिंग नहीं होता तो सल्फेट ही यहाँ आकर ऑक्सीडाइज होता, बट यहाँ पर क्योंकि कॉपर भी पार्टिसिपेटिंग है तो कॉपर ही यहाँ पर आएगा और वही ऑक्सीडाइज होगा। तो ये वही इम्प्योर कॉपर है, तो इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रिक आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये क्यूप्रिक आयन जो कॉपर से मिल रहा है और साथ ही साथ जो कॉपर सल्फेट से क्यूप्रिक आयन आ रहा है, ये सारा का सारा क्यूप्रिक आयन कैथोड पे आएगा और कैथोड पे आके डिस्चार्ज होगा और ये प्योर कॉपर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये पूरा नोट कर लेंगे। और दिस प्रोसेस इज अप्लाइड इन द मेटलर्जी ऑफ, तो ये कौन कौन से मेटल्स की मेटलर्जी में यूज करते हैं, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो रिफाइनिंग में हमारा अगला टॉपिक है क्यूपलेशन। तो क्यूपलेशन क्या होता है, ये प्रोसेस कब अप्लाई करते हैं और इसकी कंडीशन क्या है। तो जब इंप्यूरिटीज का ऑक्सीडेशन इजी हो जाए मेटल के रिस्पेक्ट में, तब प्रोसेस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीडेशन ऑफ इंप्यूरिटीज आर इजियर एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल। अब प्रोसेस में क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं, पहले आप नोट कर लेंगे। इन दिस प्रोसेस impure metal is heated in an oval shaped crucible made of bone ash and known as cupel। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। In this process impure metal is heated in an oval shaped crucible made of bone ash and known as cupel। A blast of air is passed over molten mass when impurities get oxidized and removed with the blast of air, leaving behind pure metal in the cupel। तो देखिए इससे सिंपली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक बोन ऐश का डिश बनाया गया जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्यूपेल कह रहे हैं, और वहां पर हम इम्प्योर मेटल लाते हैं और उसको हीट करते हैं। तो मोल्टेन मास वेर इम्प्यूरिटीज गेट, यहाँ पर इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं, तो ब्लास्ट ऑफ एयर पास करते हैं मोल्टेन मास के ऊपर, और जहां पर इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं, ऑक्सीडाइज, और उसी क्यूपेल में ब्लास्ट ऑफ एयर के बाद हमारा मेटल बच जाता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसका कोई एग्जांपल कौन से मेटल्स की मेटलर्जी में इसको यूज करते हैं, तो देखिए इम्प्योर सिल्वर में इम्प्यूरिटी होती है लेड की, और इसको बोलते हैं अर्जेंटीफेरस लेड, and is purified by this method, cupellation method से इसको प्यूरिफाई करते हैं। अब कुछ शॉर्ट नोट्स हैं मेटलर्जी में, वैसे तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं बट ये आपके काम के शॉर्ट नोट्स हैं, तो इनको आप और नोट कर लेंगे। मैं डिटेल भी करता जाऊंगा और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो अगर आपको
वो लेटर छोटा दिखाई दे रहा है तो इसलिए मैं बोल भी देता हूं, आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोमेटलर्जी, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन्वॉल्विंग aqueous solution is known as hydrometallurgy। ये हम लोगों ने हाइड्रोमेटलर्जी लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में पढ़ा भी था, और वही चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है। किसी एक्वस सॉल्यूशन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। और वैसे भी हाइड्रो वर्ड से आपको ये याद रहना चाहिए। एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड है ना, इन मेटल की मेटलर्जी में यूज करते हैं। नाउ पायरोमेटलर्जी, अब ये पायरो वर्ड का मतलब हीट से है, तो हीट के थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट एनर्जी के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, पहले तो आप लिख भी लेंगे। दिस प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग हीट एनर्जी। इट इज अप्लाइड व्हेन impurities have greater affinity for oxygen with respect to metal. This method is used for the refining of iron, copper, silver, etc. तो देखिए हीट एनर्जी के थ्रू हम ये प्रोसेस कैसे डन करते हैं, थ्रू हीट एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रोसेस इज डन थ्रू हीट एनर्जी। और इसमें कर क्या रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हम इंप्यूरिटीज की एफिनिटी ज्यादा है, तो इंप्यूरिटीज की एफिनिटी ज्यादा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू मेटल। यहां पर भी देखिए इंप्यूरिटीज का ऑक्सीडेशन इजी था, मेटल के रिस्पेक्ट में तो क्यूपलेशन करते हैं। और अगर इसी में हीट एनर्जी का यूज कर देंगे तो वो पायरोमेटलर्जी कहलाएगा। इसको कौन कौन से मेटल्स की मेटलर्जी में यूज करते हैं, तो आयरन, कॉपर, सिल्वर। ओके, द नेक्स्ट इज एनिलीन। अब ये जो एनिलीन है, क्वेंचिंग है, टेम्परिंग है, केस हार्डनिंग है, और एक पॉइंट और है नाइट्राइडिंग। ये सब हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टील है। तो ये हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में कौन कौन सा आता है, एनिलीन, क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग। तो पहले एनिलीन, क्वेंचिंग और टेम्परिंग समझते हैं, और इन तीनों को बोलते हैं हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। केस हार्डनिंग इज द सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो चलिए देखते हैं एनिलीन प्रोसेस क्या होता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन या असाइनमेंट में मिल भी जाएंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो जल्दी से देख लेते हैं, छोटे छोटे दो लाइन के हैं ये, तो इनको जल्दी से समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील, पहले तो आप लिख लीजिए अगर आपको लिखाई ना दे रहा हो तो। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील अप टू रेडनेस and then cooling it slowly is called annealing. In this way, steel becomes soft, malleable and elastic. तो देखिए हमने स्टील को क्या किया, हीट किया अप टू रेडनेस। तो रेडनेस तक हीट स्टील को हीट किया, और उसके बाद उसको स्लोली क्या कर दे रहे हैं, कूल कर दे रहे हैं। तो जब आप स्लोली कूल करते हैं तो उसको बोलते हैं एनिलिंग, और इस वजह से हमारा स्टील सॉफ्ट, मैलिएबल और इलास्टिक होता है। अब क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर हीट तो करते हैं स्टील को रेडनेस तक, लेकिन स्लोली कूल नहीं करते हैं, सडनली कूल करते हैं। तो देखिए सडनली कूल करेंगे तो क्या होगा, एनिलिंग, क्वेंचिंग। सडनली कूल करेंगे तो क्या होगा, क्वेंचिंग, और अगर स्लोली कूल करेंगे तो एनिलिंग। तो इसको भी लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील अप टू रेडनेस एंड देन कूलिंग इट सडनली by plunging into oil or water is called quenching. By this way steel become hard and brittle. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप जो स्टील बना रहे हैं, जो फर्नेस से ला रहे हैं, तो उस स्टील को आप हीट कर रहे हैं कहां तक, अप टू रेडनेस तक, और उसके बाद आप सडनली कूल कर देते हैं। अगर आप सडनली कूल कर देंगे तो क्वेंचिंग कहलाएगा, और अगर आप स्लोली कूल करेंगे तो ये एनिलिंग है। अगर आप सडनली कूल कर देते हैं तो ये क्वेंचिंग कहलाएगा, और अगर आप स्लोली कूल करेंगे तो ये एनिलिंग कहलाएगा। तो एनिलिंग में क्योंकि स्लोली कूल कर रहे हैं तो स्टील सॉफ्ट, मैलिएबल और इलास्टिक हो जाता है, जबकि क्वेंचिंग में स्टील हार्ड हो जाता है एंड ब्रिटल हो जाता है। अब आते हैं टेम्परिंग पे। टेम्परिंग प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग क्वेंच्ड स्टील मच below redness. The process of heating quenched steel much below redness and then cooling it slowly is called tempering. तो क्या है, जो ऊपर वाले प्रोसेस में जो quenched steel है, आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं below the redness point and then cool it slowly, और फिर आप उसको slowly cool कर रहे हैं, तो इससे क्या, इसी को बोलते हैं tempering. तो ये तीन
पॉइंट्स जो मैं बताया अभी आपको, एनिलीन, क्वेंचिंग और टेम्परिंग, दे ऑल आर हीटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। अब आते हैं सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पे। तो सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पे है हमारा केस हार्डनिंग। सो व्हाट इज केस हार्डनिंग? तो पहले तो आप लिख लेंगे केस हार्डनिंग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन कार्बाइड ओवर माइल्ड स्टील बाय हीटिंग विद चारकोल। तो देखिए प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, यहां पर आयरन कार्बाइड की कोटिंग की जा रही है स्टील पर और उसको हीट किया जा रहा है चारकोल के साथ। आयरन कार्बाइड की कोटिंग की जा रही है स्टील के साथ, स्टील के ऊपर, और उसको हीट किया जा रहा है विद चारकोल। तो उसको बोलते हैं केस हार्डनिंग। एक प्रोसेस और है नाइट्राइडिंग। इसी में थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें आपको स्टील को हीट करना है बाय यूजिंग आयरन नाइट्राइड। कार्बाइड की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्राइड, और चारकोल की जगह पर आपको लेना पड़ेगा अमोनिया गैस। तो वो पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, उसको और आप नोट कर लेंगे। तो 7th पॉइंट है अपना नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग तो क्या होता है नाइट्राइडिंग? प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील, process of heating steel by using iron nitride, by using iron nitride and ammonia gas, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइडिंग। केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग दोनों ही सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील है, नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा मेटलर्जी चैप्टर फिनिश होता है। अब आप ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से भी एक बार थॉरोली रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और आपको प्रीवियस ईयर, ये सारे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। और इसमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा, लाइन वाइज पढ़िएगा, तो आपको कुछ टर्म्स और मिलेंगे और वो एडिशनल टर्म्स भी आप इसी में आगे नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।